सलाम लाहौर प्रोग्राम 180 डिग्री के साथ मैं हूं अहमद परवेज। हमारे आज के मेहमान हैं आसिम रऊफ साहब, एडिशनल डायरेक्टर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान लाहौर मौजूद है। उनसे बात करें। जी आसिम जी साहब, वालेकुम वेलकम टू द सलाम। शो। असल थैंक की यू वेरी ड्रैप मच। जिसको हम कहते हैं, जो आपकी अथॉरिटी है, ये कब और क्यों बनाई गई? एक्चुअली जी ड्रैप एक बहुत बड़ा अदारा है और ये कस्टोडियन है पब्लिक हेल्थ लोगों का ना। ये 2012 में वजूद में आया था और इसका मेन मकसद ये था कि जो मेडिसिन्स की एफिकेसी उसको चेक किया जाए और जो मेडिसिन्स लोगों तक पहुँचें वो बिल्कुल सेफ़ मेडिकेशंस पहुँचें। So, अगर इसका वैसे किसी के पास सेफ नहीं पहुंच रही तो आपकी कोताही है कोई? जी कोताही तो नहीं आप कह सकते, ये एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है। मतलब हम ऐसे लोगों को जो सेफ मेडिसिन्स नहीं बना रहे होते, हम उनको मुसलसल उनकी पकड़ में रहते हैं। नहीं, ये सब्जेक्ट जो हेल्थ का है, ये तो डिवॉल्व नहीं हो गया? तो ये अदारा एक फेडरल लेवल पे है। जी एक्चुअली हेल्थ का जो सब्जेक्ट है वो तो डिवॉल्व हो गया था, लेकिन इस अदारे की जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो रेगुलेशंस को कंट्रोल करती है, ये एक बड़ी अहम अथॉरिटी है और पूरी दुनिया में ये सेंट्रलाइज्ड एक अथॉरिटी, जैसे आप एफडीए देख लें अमेरिका में है, एमएचआरए यूके में है, टीजीए ऑस्ट्रेलिया में है। ये सारी बॉडीज़ सेंट्रल लेवल की बॉडीज़ हैं। चूँकि ये सेंट्रल लेवल की पॉलिसीज़ बनाती हैं, इसमें ये होता है कि जी आपने जब दूसरे मुल्कों से डील करना है तो वो सेंट्रल लेवल पे ही होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रक्स है, प्राइसिंग है, ये सारे मैकेनिज़म्स, लाइसेंसिंग ऑफ द यूनिट्स है, ये सेंट्रल लेवल पे ही हो सकते हैं। तो इसकी सिग्निफिकेंस को देखते हुए इसको उन्होंने सेंट्रल लेवल पे एक अथॉरिटी की शक्ल में बना दिया। लीगैलिटी भी तो देखनी होगी ना जी। सिग्निफिकेंस तो जरूर आपकी जी जगह जी बात दुरुस्त है, बट जी अगर ये सब्जेक्ट ही एक प्रोविंशियल है तो ये एक इसकी कोई लीगैलिटी तो जी डाउटफुल नहीं है? जी नहीं, लीगैलिटी के लिए प्रॉपर इसमें कौमी असम्बली में और चारों प्रोविंशियल असम्बली से रेजोल्यूशंस पास होने के बाद इसको जो है ना प्रोविंसेस ने आप इख्तियार दिया था जी दिया फेडरल था। लेजिस्लेचर को कि वो जी लेजिस्लेट करे जी इसके जी ऊपर? दिया था जी बिल्कुल। अभी भी बट प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी हम देखते हैं सर, क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड्स भी शायद हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स भी हैं। जी तो ये कोऑर्डिनेशन आपस में क्या, ये क्या डिवीजन है? एक्चुअली वाज़े तौर पे दो मुख्तलिफ कह लें कि असाइनमेंट्स हैं। जो प्रोविंशियल लेवल के जो लोग हैं वो भी रेगुलेशंस में इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो फार्मेसीज़ की रेगुलेशंस हैं, मेडिकल स्टोर्स की हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप्स की हैं, हॉस्पिटल्स में मोस्टली वो इन्वॉल्व हैं, ड्रग टेस्टिंग लैब्स में इन्वॉल्व हैं। हमारी जो रेगुलेशंस हैं जो फेडरल लेवल की है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द ड्रग्स। उसके बाद जितनी ये नारकोटिक्स कंट्रोल है वो आप देखें कि इंटरनेशनल एजेंसीज से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें। फिर उसमें फार्मेसी सर्विसेज, यूनिफॉर्मिटी अमंग होल ऑफ द पाकिस्तान, कि अगर एक मेडिसिन की क्वालिटी पंजाब में अगर कोई लेवल पे मौजूद है तो इसी लेवल पे सिंध में और इसी लेवल पे बलूचिस्तान में और दूसरे जो हमारे केपीके में मौजूद हो, यकसा क्वालिटी, बट कोई यकसा ओवरलैप प्राइस। नहीं है कोई जी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का? नहीं, ओवरलैप हम इसलिए नहीं कहते चूँकि वो मेनली मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज़ को कंट्रोल करते हैं, जबकि हम मेनली जो मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल यूनिट्स को कंट्रोल बट सर करते उनकी हैं। परफॉर्मेंस और कैपेसिटी आपके मुताबिक आपकी कंपैरिजन में तो बहुत कम है। आप लोग एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं, इस जी वक्त एक रिसेंटली बनाई गई अदारा है, तो जी ये सारी जिम्मेदारियां आपकी नहीं होनी चाहिए? जी नहीं, अगर आप कैपेसिटी में देखें तो कैपेसिटी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की ज़्यादा है, चूँकि उनके जो बट इनएफिशिएंसीज भी हम वहां पे देखते हैं ना ज्यादा है। अभी ये नया अदारा, यहाँ पे वो इनएफिशिएंसीज अभी क्रीप इन नहीं की। जी नहीं, हम चूँकि हमारा एक कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का एक सिलसिला है, हम अपने ऑफिसर्स की कंटिन्यूस बैरून मुल्क भी और अंदरून मुल्क भी WHO के तावन से, यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके तावन से और बहुत सारी दूसरी एजेंसीज के तावन से हम ट्रेनिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। जब वो ट्रेन होते हैं उसके बाद उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती है और उससे डेफिनेटली उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। वही हमने ट्रांसफॉर्म किया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की तरफ। हम अपने अब WHO को और USP वालों को, मतलब हमने उन्हें कहा कि जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी लोग फार्मासिस्टों को ले और उन्हें भी ट्रेन किया जाए ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, उनकी ट्रेनिंग हो और वो आगे से आगे बढ़ें। आगे सब जाली दवाई किसको कहते हैं? बड़ी सिंपल चीज़ है जी, फाल्सीफाइड इसकी टर्म है, स्पूरियस या फाल्सीफाइड। एक सब स्टैंडर्ड भी कभी सुनने में आता है, कभी स्पूरियस सुनने में आता है। जी मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ। जो फाल्सीफाइड या स्पूरियस वो है जिसमें जानबूझ के कोई ऐसी चीज़ डाल दी गई हो या जो लेबल क्लेम है वो ना डाला गया हो, मतलब जानबूझ के, वो उसको स्पूरियस कहेंगे। सब स्टैंडर्ड वो है कि आप प्रोसेस के दौरान, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान आप ये देखें कि उसकी क्वालिटी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए, आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन चली जाए। अगर फ़र्ज़ करें 90% से 110% तक उसकी रेंज हो तो 89 पे आ गई, 88 पे आ गई, या कोई और रीज़न की वजह से
उसकी क्वालिटी थोड़ी बहुत मुतासर होगी, लेकिन वो विलफुल नहीं होगी। बट इसको जाली नहीं कहेंगे आप? नहीं, इस जाली दवाई नहीं को? कहेंगे जी, जाली बट नहीं इसमें ज्यादा बड़ी ऑफेंस फिर क्या है कि जाली दवाई बेचना? जाली दवाई बट बेचना। सब स्टैंडर्ड की भी कोई पेनल्टी तो होनी जी, चाहिए। पेनल्टीज हैं जो पूरी दुनिया में जिस तरह होता है सब स्टैंडर्ड्स की, हमारे मुल्क में भी पेनल्टीज हैं। हम वो यूनिट्स जो सब स्टैंडर्ड मेडिकेशंस बनाते हैं वो रजिस्ट्रेशंस को सस्पेंड करते हैं, उन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्शंस को, उनकी प्रोडक्शन को हम स्टॉप कर देते हैं। मतलब ये बहुत बड़ी पेनल्टी है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए। आज भी जाली दवाई मिलती है मार्केट में सर? जी, पूरी दुनिया में आप किसी जगह ये नहीं कह सकते कि नहीं मिलती। तो कितनी फीसद मार्केट की दवाई यहाँ पे जाली होगी? वेरियस फिगर सामने आते रहते हैं, कोई डिफरेंट क्लेम करता है, कोई कुछ क्लेम करता है। मैं आपको बड़ी ऑथेंटिक फिगर जो है ना वो देना चाहता हूँ कि जी पाकिस्तान में जो स्पूरियस मेडिकेशंस हैं वो 1% से लेस हैं। पॉइंट बाज़ अभी मैं ड्रग टेस्टिंग लैब लाहौर से भी फिगर ले रहा था, हमारी अपनी लैब CDL कराची से भी कोई 0.09 है, मतलब बिल्कुल 1% से बहुत नीचे है। और पूरी दुनिया में ये फिगर पाई जाती है, पाकिस्तान कोई बिल्कुल आप इसको सिंगल आउट नहीं कर सकते। ये जो लोगों के जहन में एक है कि जी हर दवाई जाली है जो आपको दुकान से मिल रही है, वो बिल्कुल गलत है। ये बहुत बड़ी मिस कॉन्सेप्शन है। देखें इससे इसको मैं, बल्कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हुआ ये है कि हमने पिछले 5-6 साल में ये जो अल्टरनेटिव मेडिकेशंस हैं, जैसे हर्बल मेडिकेशंस हैं, पहले हकीम भी काम करते थे, वो हमारे एम्बिट में नहीं आते थे। हमने उनको लेके 5-6 साल से जब ये हमारी ड्रैप बनी, उनको भी अपने दायरा इख्तियार में हम ले आए। नहीं, अब कौन से अल्टरनेटिव मेडिसिन आपके पास आ गई हैं? मतलब होम्योपैथिक, हर्बल, न्यूट्रास्यूटिकल्स, फिर मेडिकल डिवाइसेस हैं, ये सारी की सारी मेडिकेशंस अब हम कंट्रोल करते हैं। पहले हम मतलब अल्टरनेटिव हर्बल ये किसी किस्म को कंट्रोल नहीं कर रहे थे। अब होता ही है कि अगर कोई रेडिंग पार्टी जाती है, किसी ऐसे यूनिट पे जाके अटैक करती है जो कि हर्बल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और उसको फिर टीवी पे अगर ये चला दिया जाए कि जाली दवाई बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई, उससे लोगों का ज़हन जो है ना वो मतलब थोड़ा सा मुतासर होता है। वो जाली दवाई नहीं है, वो अनएनलिस्टेड यूनिट है। ये बड़ी वाज़े हमें सोचना पड़ेगा। अनलिस्टेड से क्या मुराद है कि आपके साथ रजिस्टर्ड नहीं है? जी, एनलिस्टमेंट उसकी नहीं हुई अभी। अब तो हम मतलब काफ़ी हद तक कर ली है, लेकिन ये मैं आपसे 2-3 साल पहले से बता रहा हूँ कि जब हमने शुरू किया था काम तो कुछ एनलिस्टमेंट हो गई थी, कुछ की रह गई थी। उस वक्त बहुत सारी फैक्ट्रियाँ ऐसी पकड़ी गईं, और जब उनको पकड़ते तो ये चला देते थे कि जाली दवाई बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई, हालांकि वो ऐसा बिल्कुल कतई नहीं था। जाली दवाइयाँ होती हैं सर, ये कोई लोकल दवाइयों की कॉपीज़ हैं, कोई इंटरनेशनल दवाइयाँ हैं जिनको यहाँ पे फेक किया जाता है, ये क्या है? जी बिल्कुल, दोनों तरह है। मतलब आप ये देखें कि जो इंटरनेशनल मेडिकेशंस हैं वो भी जाली कोई बना सकता है, लेकिन वो लीगल फार्मास्यूटिकल यूनिट्स में नहीं बनती मोस्टली। बहुत एक्सेप्शनल केसेस आप देखेंगे जिसमें कि कोई ऐसा फार्मास्यूटिकल यूनिट जो है वो इन्वॉल्व हो। पाकिस्तान में बहुत रेयर एग्जांपल्स हैं। डिटेक्शन मैकेनिज्म है क्या सर, कैसे डिटेक्ट करते हैं? हमारा बड़ा रोबस्ट मैकेनिज्म। और ये डिटेक्ट भी आपने करना है कि प्रोविंसेस ने करना है डिटेक्ट? जी, दोनों एजेंसीज इसमें डिटेक्ट करती हैं। हमारी देखें 3 लैब्स हैं। CDL लैब कराची में है, फिर 2 लैब्स हमारी इस्लामाबाद में हैं, एक NIH की एपलेट लैब है, एक और लैब हम बायोलॉजिकल्स की हमारी है। इसी तरह पंजाब में देखें 8 लैब्स हैं, सिंध की अपनी लैदा लैब्स हैं, KPK की लैदा लैब्स हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त मैकेनिज़्म मौजूद है जिसमें फेडरल और प्रोविंशियल टीम्स वो दोनों जाके वो सैंपल उठा के उसको चेक करते हैं। इन दोनों टीमों के बावजूद भी अगर अवेलेबल है मार्केट में दवाई, तो वो लोग भी पूछते हैं कि हम किसके ऊपर उंगली उठाएं? जी, आपके ऊपर उठानी है उंगली के सूबों पे उठानी है? जी, मैं फिर उसको क्लियर करता हूँ। देखें ये जो रेशो है ना सब स्टैंडर्ड स्पूरियस की, ये इन लाइन है जो इंटरनेशनल किसी भी मुल्क में, अमेरिका में, आपके ख्याल में पाकिस्तान में जाली दवाई की प्रॉब्लम कोई नहीं है, ऐसी अनहोनी प्रॉब्लम नहीं। मैं कह रहा हूँ कि मौजूद होगी, उनको हम पकड़ लेते हैं। अभी हमने मतलब पिछले 2-3 सालों में बेशुमार ऐसे लोग पकड़े हैं, उनको सज़ाएं भी होती हैं, वो पकड़े भी जाते हैं, जेल में भी जाते हैं। वो ये तो एक देखें कंटिन्यूस स्ट्रगल है। हम ये नहीं कह सकते कि जी ये लोग बिल्कुल ख़त्म हो गए, हम तो इनके पीछे रहते हैं हमेशा। जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है हम इनको पकड़ लेते हैं। जी, ये गैर रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड दवाई कौन सी होती है सर? अनरजिस्टर्ड ये है कि बाज़ दफ़ा लोग किसी तरीके से बाहर से या खुद बैग में भर के ले आते हैं या किसी और सोर्स के थ्रू, वो बाहर से जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं होती वो मेडिकेशंस बाहर से आ जाती हैं। तो यहाँ पे रिटेल करना, बेचना अलाउड है उनको कि नहीं? नहीं, बिल्कुल। तो जो भी आपके साथ रजिस्टर्ड दवाई है खाली वो बिक सकती है? जी डेफिनेटली, वो लॉ ऑफ द लैंड यही है कि जो रजिस्टर्ड होगी वही बिकेगी। बट सर प्रैक्टिस ऑफ द लैंड भी यही है कि नहीं है सर? जो मैं देखें अभी पिछले साल का डेटा मैं आपको दूं, हमने को तकरीबन 3000 से ऊपर रेट्स किए, उसमें बेशुमार अनरजिस्टर्ड, बेशुमार जो ये कोई फ़र्ज़ करें ऐसी काउंटरफीट मेडिकेशन, सब स्टैंडर्ड मेडिकेशन, उनको हमने पकड़ा है।
बहुत से लोग बिहाइंड दी बार भेजे हैं, बिहाइंड दी बार गए हैं। तो हमने एक बहुत बड़ी कैंपेन लॉन्च की चारों सूबों की मदद से। खत्म फिर भी नहीं हुआ सर? बहुत कम हो गया। देखें, ख़त्म होगा इंशाल्लाह, कंटिन्यूस स्ट्रगल से होगा। अभी ये गवर्नमेंट है, उसकी बड़ी कमिटमेंट है। प्राइम मिनिस्टर इसमें बिल्कुल वाजे हैं कि जी ये इस पे कोई, और हमारे मिनिस्टर जो हैं वो CEO, ये बिल्कुल इस वक्त एक कहते हैं ना यूनानिमिटी है इसमें कि जी हमने ट्रस्ट डेफिसिट जो आ गया है सर आवाम का इस चीज़ के ऊपर, इस सेक्टर के ऊपर, उसको कैसे बहाल करेंगे? वो ट्रस्ट डेफिसिट बहाल करने में आप लोगों ने मदद करनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम जब एक्शन लेते हैं, यूनिट्स को बंद करते हैं, उसकी खबर तो नहीं आती। हम रजिस्ट्रेशंस को सस्पेंड करते हैं, हम मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्शंस जो जहाँ बन रही है उसको बंद करते हैं, उसकी खबर नहीं आती। एक छोटी सी अगर कोई किसी जगह पे गली मोहल्ले में कोई फैक्ट्री जो जाली बना रही, वो पकड़ी गई, वो पूरे पाकिस्तान में वो उसकी खबर जो है वो फ्लोट करती है। तो वो लोगों के जहन में ज़्यादा रहती है। पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग बड़ी ज़रूरी है हमारे लिए। ख्याल में लॉ में जो पेनल्टीज़ हैं वो सफिशिएंट हैं जी, कि उसमें भी कोई कमी है जिस वजह से ये ख़त्म नहीं हो रही चीज़? अब इंक्रीज़ हुई हैं, बल्कि आप देखें कि पिछले 4-5 साल में जो नया रेगुलेशंस आई हैं उसमें पेनल्टीज़ इंक्रीज़ हो गई हैं। अब मैं समझता हूँ कि ठीक है पेनल्टीज। गरीब आदमी की ज़िंदगी तो पहले ही बड़ी मुश्किल है इस शहर में, इस मुल्क में, आपने वो दवाइयाँ भी उसकी रीत से बाहर कर दी हैं। जी, ये आजकल बड़ा हॉट क्वेश्चन है। देखें, ये ज़ाहिर है ये बड़ा करवा गूंट होता है। ये तयन आप करते हैं कीमतों का, कौन करता है? जी नहीं, ये फेडरल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, लेकिन ड्रैप ज़ाहिर है ड्रैप और फेडरल गवर्नमेंट विद द अप्रूवल ऑफ द कैबिनेट। फेडरल गवर्नमेंट तो इज द कैबिनेट ना हो, वो तो फेडरल गवर्नमेंट का मतलब ही काबीना है, लेकिन रेकमेंड आप लोग करते हैं। मिनिस्ट्री, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल रेगुलेशंस, वो ड्रैप और फेडरल गवर्नमेंट जो काबीना है, ये कहते हैं जो ड्रैप जो फिगर्स देती हैं वही चल जाते हैं। जी नहीं, ऐसे नहीं है, वो बिल्कुल एक फार्मूला बना हुआ है। अगर फार्मूला नहीं होता तो हम शायद कभी भी ये मूव नहीं कर सकते थे। इसमें प्रॉपर फार्मूला बना है जिसके मुताबिक मूव करते हैं। प्राइसेस क्यों बढ़ी, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। चाइना में पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे एक्टिव रॉ मटेरियल्स बनाने वाले जो यूनिट्स हैं उनको बंद कर दिया गया। उससे वो उनकी जब प्रोडक्शन बंद हुई, उससे प्राइसेस मार्केट में बढ़ी हुई। डॉलर क्या कोई सप्लाई, कोई रॉ मटेरियल की मुश्किल हो गया? जी, वो कम हो गई। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जब वो सप्लाई कम हुई, प्राइसेस बढ़ गई। उसके बढ़ने से हमारी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, शॉर्टेज डेवलप होनी शुरू हो गई। लोग बेचारे वो डिस्टर्ब हुए। जब हम कंपनियों से रब्ता करना शुरू किया, उन्होंने कहा जी कि ये डॉलर और ये जो चाइना का फैक्टर है इसकी वजह से हम नहीं बना सकते। तो ये कैलकुलेशंस के बाद, एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज के बाद, ये मतलब एक इतना रूम दिया गया कि वो कम से कम अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिकेशंस जो है ना वो मार्केट में रहे। बट लेकिन आम आदमी की रीच से बाहर नहीं चली जाएंगी अब? अगर आप देखें, कंपेयर करें अभी पूरी दुनिया में किसी भी जगह, इवन इंडिया से कंपेयर कर लें, हमारी मेडिकेशंस बहुत सस्ती हैं। नहीं बट सर बहुत से और फैक्टर्स भी होते हैं ना, हमारी परचेजिंग पावर पैरिटीज भी फर्क है, मुख्तलिफ है बाकी मुमालिक से। इवन देन देखें, फ़र्ज़ करें अगर एक दवाई अभी 10 रुपए की है, तो उसमें अगर 9% इंक्रीज़ करेंगे तो वो उसका कोई बहुत सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत कम मेडिकेशंस हैं और हाईली वो स्पेशलाइज्ड नेचर की, जैसे एंटी कैंसर हैं, वो बहुत ज़्यादा प्राइस की होती हैं। नहीं तो आप डिस्टिंग्विश भी करते हैं बिटवीन मेडिसिन की, किसकी कीमत बढ़ानी है, किसकी नहीं बढ़ानी? जी ऐसे ही है। कुछ मेडिकेशंस हैं जो लाइफ सेविंग मेडिकेशंस हैं, जो मार्केट में जिसकी अवेलेबिलिटी का मसला होता है उसको लहदा डील किया जाता है। ऑर्फन ड्रग्स हैं जैसे, उसका लहदा मैकेनिज्म है। कॉमन मेडिकेशंस हैं, उसका लहदा मैकेनिज्म है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज नुकसान में थी सर? माइट भी वो उतना प्रॉफिट जो उनके वो सस्टेनेबिलिटी के लिए वो ना कर रही हूँ। तो देखें बंद भी होना शुरू हो गई थी कि कीमतें नहीं बढ़ रही थी। जी बंद भी हुई हैं, उनके प्रोडक्ट्स भी उन्होंने बंद किए हैं। और फिर हमने बड़ी सख्ती की हुई है। हम देखें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को लेकर जाना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उसके लिए हम पिक्स सर्टिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। जब वो हम करेंगे तो गैप्स फिल करवाना ज़रूरी है। गैप्स फिल करवाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए डे टू डे वर्किंग के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के। या तो हम ये डिसाइड करें कि हमने इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जाना और हम इधर के इधर रह जाएं, और या हम ये डिसाइड करें कि जी हमने जाना है। अगर हमने जाना है तो फिर हमें ये उनको रूम देना पड़ेगा ताकि हमारी एक्सपोर्ट बूस्ट हो जाए। वो बेहतर होंगे तो हमारी एक्सपोर्ट बूस्ट कर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी ड्रैप ही रेगुलेट करता है। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग जो है इसको आपके साथ रजिस्टर होना होता है इन ऑर्गेनाइजेशन? जी बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सारे पाकिस्तान की सर? जी सारे पाकिस्तान। इतनी कैपेसिटी ड्रैप की है सर इन सबको रेगुलेट कर ले? जी अभी तक तो हम जैसे इंटरनेशनल क्राइटेरिया ये है कि अगर फ़र्ज़ करें एक FID या उसके पास 30 से 35 फार्मास्यूटिकल यूनिट्स
तक भी अलाउड होता है कि जी वो उसके एरिया में दिए जाएं जिनको वो प्रॉपरली मॉनिटर कर सके। तो हम तकरीबन उसी रेंज में फॉल कर रहे हैं। लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, अभी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए हमारे जो नए सीईओ हैं उन्होंने बड़ी तेज़ी से मूवमेंट की है जी। उन्होंने एक बाकायदा इस पे अभी ब्रीफिंग भी दी है मिनिस्टर साहब को, और हम इंशाल्लाह इसमें और भी लोग ऐड तो ये करेंगे। वही सीईओ हैं जो मर के जिंदा हो गए हैं, जिनके बारे में आजकल आ रहा है? जी, मीडिया में तो ऐसे ही किया नहीं, गया। वो एक्चुअली अभी को बहुत सी आपने जिक्र किया उनका कि इतनी एक पूरी हम कैंपेन देख रहे हैं, एक चल रही है, उसमें ये बात भी थी कि शायद वो फिर मर के भी जिंदा हो गए जी, हैं। कोई सदाकत है इन बातों अगर में तो सर? कोई 2-3 सदियां पहले कोई ऐसा कोई वाक़या हुआ होता ना कि एक बंदा मर जाए, मरने के बाद जिंदा हो जाए, तो वो तो बंदा सोच सकता था। लेकिन एब्सोल्युटली इसमें मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल वाज़े तौर पे और ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन, एब्सोल्युटली ऐसी कोई बात नहीं है। कैंपेन क्यों चल पड़ी सर? क्या क्या वजह क्या मैं है? आपको बताता हूँ, ये टाइपोग्राफिकल एरर डिसीज लिख। देखें हमारे अदारे बड़े माशाल्लाह बड़े मजबूत अदारे हैं। वो जानते हैं कि उन्होंने काम कैसे करना है। ये कैसे मुमकिन है कि जी अगर एक बंदा मुर्दा है फिर वो ज़िंदा हो गया और नैब को पता ना हो। बिल्कुल, ये पिछले साल एक हाई कोर्ट इस्लामाबाद में भी लोग गए थे, उसके बाद एक नैब ने इन्वेस्टिगेशन करके उसकी क्लियरेंस दी की रिपोर्ट जमा करवाई अपना हाई कोर्ट में, और उसके बाद फिर वो जो रिट किसी ने की थी उसको डिस्पोज ऑफ किया गया। ये ऐसा ही नहीं है, मतलब बिल्कुल नैब से क्लियर हुए हैं इस मामले में। हाई कोर्ट इस्लामाबाद डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जा रही है इनको देखें, सर? जब भी कोई बंदा अच्छा काम करेगा इस मुल्क में, हमारा एक ऐसा शोबा है जिसमें विन विन सिचुएशन आपको हमेशा मिलेगी कि जी अगर आप लोग चुप हैं तो दैट मीन्स कि फिर विन विन सिचुएशन है और काम मतलब वो मिली भगत से हो रहा है। जब कोई बंदा आके सीधा करने की कोशिश करेगा तो इसी तरह की प्रॉब्लम आएंगी। वेस्टेड इंटरेस्ट माफियाज हैं इस सेक्टर के अंदर जी सर, जिनके ऊपर हाथ डेफिनेटली। डालना अभी पड़ रहा है? देखें डॉक्टर साहब ने तो बहुत बड़े बड़े माफियाज के ऊपर हाथ डाला है, बहुत बड़े बड़े, मतलब वो जो बिल्कुल जिन्होंने हाईजैक किया हुआ था इस पूरे सिस्टम को, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी एजेंसीज ने जो है हमें सपोर्ट किया है। बिल्कुल कहते हैं ना जैसे सारी एजेंसीज खड़ी हुई हैं रैप के साथ, और ये सारे माफियाज को ख़त्म किया गया। और जिन लोगों ने ये कैंपेन शुरू की है ये बिल्कुल ये भी वही माफिया, इन्होंने इनकी लॉबी बड़ी स्ट्रांग है सर जी, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की सर? जी, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की लॉबी ये जो अभी जिससे ज़ाहिर होता है स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन ये प्रोपेगेंडा तो चला लेते हैं, और मीडिया में भी फिर एक अट्रैक्शन, नेगेटिव जो भी खबर आएगी उसको मीडिया में भी फिर वो ज़्यादा उछाला जाता है। अच्छा, हमने देखे आसिम साहब के बहुत आजकल बातें हो रही हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ गया है, हमारी इंपोर्ट्स बहुत बढ़ गई हैं, एक्सपोर्ट्स बड़ी कम हो गई हैं। ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर उसमें रोल नहीं मदद कर सकता कोई प्ले? जी, अभी रिसेंटली इस गवर्नमेंट में हमारे मिनिस्टर साहब ने एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है और एक एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल बना है। इस वक्त पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 250 मिलियन US डॉलर्स हैं मेडिसिन की। मेडिसिन किन ममालिक में जा रही है? ये बेशुमार ममालिक हैं। मतलब आप यूरोप में आप देखें तो जर्मनी है, यूरोप में आप देखें तो UK है, फिर आपका ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका है, ये उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारा रीजन है हम, और मुख्तलिफ़ जगहों पे, सऊदी अरब में, इवन USA में हमारी मेडिसिन जो अल्टरनेटिव हर्बल की हैं वो भी जाना शुरू हो गई हैं, और 60 से ज़्यादा मुल्कों में हमारी मेडिसिन जा रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस का मज़र है कि जी पाकिस्तानी मेडिकेशंस वो क्वालिटी मेडिकेशंस हैं, ऐसे ही ज़ाहिर है बाहर नहीं जा सकती। और हमने जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे है वो कैसे कम्पीट करेगी रीजनल, जब आपके बाकी ममालिक में बाकी कॉस्ट भी इतनी कम है प्रोडक्शन की, तो उनसे कैसे कम्पीट करेंगे हम लोग यहाँ पे? विद रेफरेंस टू एक्सपोर्ट करने के लिए कॉस्ट के ऊपर ही कम्पीट करेंगे ना। अगर कहीं साथ वाले ममालिक में बिजली की कीमत सस्ती है, रॉ मटेरियल सस्ते हैं, तो हम फिर कैसे ये बढ़ाएंगे इसको? देखें, एक तो कॉस्ट फैक्टर है, एक क्वालिटी फैक्टर है। पाकिस्तानी मेडिकेशंस की क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह नेबरिंग कंट्रीज से बेहतर है। इंडिया से हम बहुत बेहतर पोजीशन में हैं। आप बाहर जाएं, पाकिस्तानी मेडिकेशंस को वहाँ रिस्पेक्ट के पर व्यू में उसको व्यू करते हैं। ऐसे ही नहीं है कि जी वो बिल्कुल ऐसे समझे कि जी ये कोई क्वालिटी मेडिकेशंस नहीं है। तो क्वालिटी एंड जो कॉस्ट, ये दोनों मिला के हमारे लिए रूम ज़्यादा है कि हम आगे पोटेंशियल है आपके, कहाँ तक ले जाया जा सकता है इसको आपके ख्याल में? जो अभी सीईओ साहब ने टारगेट सेट किया है वो ये है कि जी हम इंशाल्लाह 1 से 1.5 साल में $1 बिलियन तक लेके जाएंगे। बट इसमें ड्रैप क्या रोल प्ले करेगा? ये तो उन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स का काम नहीं है करना सिर्फ उन चीज़ों को बेहतर, कि आप फैसिलिटेट क्या करेंगे? ने ऑलरेडी इनिशिएटिव शुरू कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट हमने बनाया है। उसमें स्पीडी जैसे ही कोई आता है, हम मतलब जो एक्सपोर्ट का काम है हम फौरी तौर पर उसको लेके चलते हैं। फिर हमने
WHO की जो लेवल्स हैं उसको अगले लेवल पे जाने के लिए हमने कोशिश शुरू की हुई है। इंशाल्लाह हम 1 साल में नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। फिर एक सर्टिफिकेशन होती है, एक प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है पिक्स, उसके ऊपर हमने काम शुरू किया हुआ है। वो इंशाल्लाह 2-3 सालों में हम उसको अचीव करेंगे। WHO एक्रीडेशंस हैं, ड्रैप अपने तौर पे काम कर रही है, हम अपने गैप्स फिल कर रहे हैं। हम जो ऑनेस्ट कॉम्पिटेंट लोग हैं हम उनको आगे लेके आ रहे हैं, जो काम कर सकते हैं। जो काम नहीं कर सकते हम उनसे बिल्कुल हम उनको पीछे रख रहे हैं। और या फ़र्ज़ करें जिसमें ऑनेस्टी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती, हम नहीं करते। हम मतलब अच्छे ऑनेस्ट लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं जी आप, ऐसे ये तो इसमें जो आपका जो इम्पैक्ट है आपके जी फैसलों का। जी जी बट इस वक्त कितनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं सर पूरे मुल्क में? तक 700 से ऊपर है पूरे हाँ मुल्क जी। में जो है इनमें से FDA अप्रूव्ड और ये कितनी रजिस्टर्ड हैं सर जिनकी यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही हैं चीज़ें? जी अभी तो एक कराची में एक कंपनी है गेट्स, उसका एक सेक्शन जो है वो FDA ने अप्रूव किया है। पीछे कुछ 4-5 फार्मास्यूटिकल फर्म्स हैं जो WHO अप्रूवल की इन लाइन हैं। आज मतलब भी हमारे वाहिद भी अप्रूव्ड जो एक है वो भी एक फैक्ट्री का एक डिपार्टमेंट जी अप्रूव्ड ऐसे है। ही होता है, वो एक सेक्शन ही होता है, मतलब पूरी फैक्ट्री नहीं। जैसे कोई एक प्रोडक्ट होती है या एक सेक्शन होता है, वो उसी तरह ही जैसे इंटरनेशनल सर इसकी गाइडलाइंस है। वजह क्या है सर कि आउट ऑफ 700 मोर देन 700 ओनली वन इज, क्या तवज्जो नहीं रही है हुकूमतों की, फोकस नहीं रहा गवर्नमेंट्स का इधर जी इस चीज़ पे? उसमें आप ये कह सकते हैं कि जी ड्रैप जैसे 2012 के सफ़र शुरू किया है, अभी 6 साल हुए हैं। 6 सालों में इसने इस काबिल कर दिया है कि जी वो 5-6 यूनिट्स इन लाइन हो गए हैं। मुझे ये इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है और अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि अगर 1-2-3 आते हैं तो पीछे को 15-20 इसके पीछे भागेंगे। चूँकि पहला 2-3 मुश्किल होते हैं, फिर सारे के सारे लोग उसमें चले जाते हैं। बट सर तो हम बड़े होपफुल हैं इंशाल्लाह ताला कि नेक्स्ट 2 से 3 साल में हमारे काफ़ी यूनिट्स इसमें WHO सर्टिफिकेशन में चले जाएंगे। लेकिन मल्टीनेशनल्स खुद क्यों यहाँ से जाती जा रही हैं सर इस मुल्क से? उसकी एक तो वजह ये भी आप कह सकते हैं कि जैसे हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी मेडिकेशंस अब हम खुद बनाते हैं। जब हम खुद अपने आप मेडिकेशंस बना रहे हैं तो वो ज़ाहिर उन्हें उतना वो मार्जिन नहीं मिलता, तो वो नहीं बट वो भी देखें सर, इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं यहाँ पे एक जी मुल्क की, आपको भी मार्केट करने के लिए भी आसानी होती जी होगी जी कि इन मल्टीनेशनल्स की फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं, जी उनको रोका नहीं जा सकता? हम बल्कि वो वाली मेडिकेशंस जो स्पेशलाइज्ड किस्म के मेडिकेशंस हैं या रॉ मटेरियल्स, उसके लिए हम एक उनको इनकरेज कर रहे हैं कि जी वो पाकिस्तान में आएँ। जैसे वैक्सीन्स हैं, एंटी कैंसर मेडिकेशंस हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स हैं, उसके लिए हमारी एक पॉलिसी अब कंड्यूसिव हो गई है और बन भी गई है, कंड्यूसिव भी है कि जी हम उनको अट्रैक्ट करें, वो पाकिस्तान में आएँ और यहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट करें। आप कह रहे हैं कि यहाँ उनके लिए कंपेटिटिव ही नहीं रह गया, लोकल लेवल पे बन रही हैं जी चीज़ें? जो लोकल मेडिकेशंस से मैं कह रहा हूँ वो तो बन रही हैं, स्पेशलाइज्ड मेडिकेशंस जैसे मैंने कहा वैक्सीन्स हैं, एंटी कैंसर्स हैं, जो बड़ी मतलब बायोलॉजिकल मेडिकेशंस हैं जो यहाँ अभी नहीं बन रही, जिनकी टेक्नोलॉजी जो है हम एक्चुअली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। अभी जो CO साहब जो हैं और मिनिस्टर साहब, उन्होंने इन लाइंस पे भी काम शुरू किया हुआ है कि जी ये अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाए बाहर से, हम अपने मुल्क में लेके आएँ। पहले उन्हें इनकरेज करें और फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे भी काम करें। डिटेक्शन मैकेनिज्म क्या है सर कि कोई जाली दवाई अगर पकड़नी है, कोई रिटेल लेवल पे आप पकड़ते हैं, लोगों से कंप्लेंट्स लेते हैं, ये क्या क्या मैकेनिज्म है क्या सर? कंप्लेंट्स भी आती हैं, जैसे देखिए मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स हैं। एक है हमारी रिस्क बेस्ड सैम्पलिंग, कि हमें ये पता होता है कि जी ये अगर 700 फर्में हैं, इसमें से ये 50 फर्में 60 फर्मों के इश्यूज़ हो सकते हैं, उसको हम सैम्पलिंग को टारगेट करते हैं, उसे कहते हैं रिस्क बेस्ड सैम्पलिंग। हमारे इंस्पेक्टर्स जाते हैं, वो मेडिकेशंस उन फर्मों की वो मेडिसिन्स को उठाते हैं और हम अपनी, जैसे मैंने लैब्स बताया, उसमें बेच देते हैं। बट ये लैब्स आपकी अपनी ड्रैप की बनाई हुई लैब्स हैं कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की लैब्स हैं? जो उठाते हैं सैंपल वो हम अपनी फेडरल लैब्स में बेचते हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाले उठाते हैं वो प्रोविंशियल लैब्स में बेचते हैं। तो ये दोनों मैकेनिज्म साइड बाय साइड चलते हैं। कोई दवाई मार्केट में आने से पहले भी तो उसको अपनी ड्रग टेस्टिंग करवानी होती है, बट वो भी आप करते हैं कि वो प्रोविंसेस कर रहे हैं? जी नहीं, वो आने से पहले एक पूरा मैकेनिज्म है। दवाई जब मार्केट होती है उससे पहले उसका पूरा एक मैकेनिज्म है, उसकी टेस्टिंग, उसकी स्टेबिलिटी स्टडीज़, उसकी वैलिडेशंस, वो सारी की सारी उस फर्म की जिम्मेदारी होती है। वो डेटा जमा करवाता है,
ड्रैप में कि जी हमने इसकी टेस्टिंग की है, हमने इसकी स्टेबिलिटी स्टडीज़ को कंडक्ट किया है, हमने इसकी वैलिडेशंस को किया है, उसके बाद उनको फिर इजाज़त दी जाती है। नहीं, तो बट वो वो जो सारा हर काम कर, बैच जब रिलीज होता है मार्केट वो में भी उसको चेक भी नहीं करते किया हैं, वो जाता चेक करते हैं हर बट वो बैच आप को। आपके अपने लैब्स कितने हैं सर वहाँ पे भी, कुछ उधर भी डिलेज वो कहते हैं बड़ी देर देर पड़ी रहती हैं, रिपोर्ट्स नहीं आती। वो जो हर बैच तो हर फार्मास्यूटिकल फर्म चेक करती है, हम हर बैच को चेक नहीं करते, हम रिस्क बेस्ड सैम्पलिंग करते हैं। हम कुछ जहाँ हमें शक हो, कोई कंप्लेंट हो, जो हमारे मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स हैं, उसके मुताबिक जब हमें रिपोर्ट मिलती है तो फिर हम उन्हें उठा लेते हैं। देखिए 700 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गई, अगर हम इसमें रिटेल जो चैनल्स हैं, जो फार्मेसीज हैं, उनकी तादाद डालें वो हज़ारों में हो जाएगी। जी वो कैसे सर आम आदमी शहरी कैसे अपने आप को सेफ महसूस करे? जी, मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एक मैकेनिज़्म, फुल फ्लेज मैकेनिज़्म प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का है, जो रिटेल फार्मेसीज पे जाते हैं, जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में उनके इंस्पेक्टर्स मतलब पहुंचते हैं, एक वो मैकेनिज़्म है, वो बिल्कुल रोबस्ट है और काम कर रहा है। एक हमारा मैकेनिज़्म है दूसरी साइड पे, जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर जाता है। यानी दोनों जगहों से हम सैंपल कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट अपने तौर पे काम कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपने तौर पे काम कर बट रही ये है। सब स्टैंडर्ड का पता सर कैसे चलता है, या कैसे शक पड़ता है कि सब स्टैंडर्ड होगी दवाई? जी, उसको जब देखें, हमें फ़र्ज़ करने कोई रिपोर्ट मिल गई, किसी फर्म के बारे में पता चला कि जी वो काम ठीक नहीं कर रही, हम उसकी सैंपल लिए, हमने लैब्स में भेज दिए, बाकायदा टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के बाद हमारे पास फिर रिपोर्ट पहुंचती है और फिर हम उसके आगे फिर प्रोसेसिंग शुरू करते हैं। ये ड्रैप को सर सुप्रीम कोर्ट को क्यों जगाना पड़ता है वैसे? नहीं जी, सुप्रीम कोर्ट का तो हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि जी उन्होंने और नहीं, सारे वो झंझोड़ते हैं कहते हैं तो फिर ड्रैप चलती है। नहीं, बल्कि अभी चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया है। हमने पिछले कोई 4-5 माह में 3,000 से ऊपर रेड्स किए हैं। हमने बेशुमार जाली मेडिसिन्स जो किसी भी जगह मौजूद थी उसको पकड़ा है, सब स्टैंडर्ड मेडिकेशंस को, सारे माफियाज को जो है बस्ट किया गया है। तो ये सारी एजेंसीज की बदौलत, मुश्तरका कोशिश की बदौलत ये हुआ है। ये एक बंदे का मसला नहीं है, ये पूरी कौम का मसला है। बट कम्युनिटी कोई रोल प्ले नहीं कर सकती सर इसमें, आपकी इस जंग में? हम दुआ करते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें कम्युनिटी भी कर सकती है, मीडिया भी कर सकता है। मतलब मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव काम जो हैं, जो हम काम कर रहे हैं, उनको उजागर करने में मीडिया हमारी हेल्प कर सकता है। गवर्नमेंट सीरियस है इस काम के बारे में सर? जी बिल्कुल, कमिटेड है, सीरियस है बिल्कुल। नहीं, ये नारों की हद तक ये है कि एक्चुअली अमली तौर पे भी नजर आता है? जी नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल हम तो देख रहे हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल कमिटेड हैं, फिर उसके बाद जो हमारे मिनिस्टर हैं वो कमिटेड हैं, सीओ साहब दिन रात उन्होंने किया हुआ है, बावजूद उसके कि जी पूरी मीडिया कैंपेन चलती है लेकिन वो बिल्कुल बॉदर नहीं करते। उनकी ये कमिटमेंट है कि जी ये 2-3 सालों में हम इंटरनेशनल लेवल्स बेहतर करेंगे, इंटरनेशनल एक्रीडेशंस करेंगे, और ये जो एक्सपोर्ट है हम इसको $1 बिलियन के ऊपर लेके जाएंगे। 250 मिलियन से 1 अरब, जी, एक $1 बिलियन आपने जी, कितनी जी, देर में आप करना चाह रहे जी हैं सर? इंशाल्लाह अगले 1.5 से 2 साल में हम लेके जाएंगे। ये आपके ख्याल में कर पाएंगे जी इंशाल्लाह, सर? ये आप दुआ मेजर करें। चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं सर इस काम में? देखें, इसमें जो सबसे बड़ा ये चैलेंज जो मैं समझता हूँ कि ये हमारे जो यूनिट्स जिनके जो हम गैप्स फिल करने के ऊपर लगे हुए हैं, जैसे मैंने कहा कि जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो फैसिलिटीज़ हैं, हीटिंग एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो प्रॉपर होना चाहिए, क्वालिटी इंश्योरेंस का मैकेनिज़्म फुल्ली फंक्शनल होना चाहिए, उसके बाद उनकी डॉक्यूमेंटेशन का वो लेवल होना चाहिए जो इंटरनेशनल डॉक्यूमेंटेशन, उनको उसको गाइडेंस कौन देगा सर? कई बहुत छोटी छोटी भी अदारे लगे हुए हैं, जी, उनको ये एक्सपोजर ही नहीं जी, है, उनको गाइडेंस भी चाहिए, वो गाइडेंस किसने देनी है? जी हम दे रहे हैं ऑलरेडी। हमारी एक रेगुलर मैकेनिज़्म एग्जिस्ट करता है जिसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को हम बुलाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की सेमिनार्स, ट्रेनिंग सेशंस जो हैं हम कंडक्ट करवाते हैं, और उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे हम मतलब करवाते हैं, जैसे स्टेबिलिटी स्टडीज़ पे करवा लिया, क्वालिटी एश्योरेंस पे करवा लिया, पिछले 6 रिस्क बेस्ड सैम्पलिंग पे यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया के तावन से हमने किया। WHO हमें इस मामले में हेल्प करता है, यूनाइटेड स्टेट्स वाले हेल्प करते हैं जो फार्माकोपियाज वाले हैं। तो ये एक कंबाइंड एफर्ट है जिस पे हम काम कर रहे रजिस्ट्रेशन हैं। का प्रोसेस जो है सर वो कितनी देर में कंप्लीट कर लेते हैं? जो लोकल रजिस्ट्रेशन है वो अब हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस क्यू पे लगाया हुआ है जी। वो कितना बैकलॉग चल रहा है सर? बिकॉज एक ये भी शिकायत आती है सेक्टर से कि जी बहुत पेंडेंसी है जी, ज़्यादा। अब वो पेंडेंसी तकरीबन ख़त्म हो गई है, थी पहले। हमने एक उसको बड़े ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म से, देखें ड्रैप बड़ी ट्रांसपेरेंट है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। हमने लाहौर में एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया, ट्रैकिंग इवेल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम टीम के नाम से। वो जैसे ही कोई चीज़ आती है हम उसको उसके एनलिस्टमेंट कर लेते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे।
हम लोगों का वहाँ आना उसको डिस्करेज करते हैं। हम कहते हैं कि क्या लोगों ये का ऑनलाइन सारा कुछ हो जाता है, जी ये कैसे हो ऑनलाइन रहा है? ऑनलाइन मैकेनिज्म मौजूद है। फर्म्स अपने घर बैठ के भी चेक कर सकती हैं उनका एप्लीकेशन स्टेटस क्या है। इसी तरह अभी यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपी के तावन से हमने फेडरल लेवल पे एक सिस्टम लगाया, IRIMS, इंटीग्रेटेड रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये सिस्टम इसने भी काम शुरू कर दिया है। अब इसमें सारी की सारी ऑटोमेशन जो है वो इकट्ठी हो गई है। इससे ट्रांसपेरेंसी लेवल बढ़ेगा, विजिबिलिटी बढ़ेगी, जो डिस्क्रेशन ऑफ द ऑफिसर्स है वो कम होगी। और ड्रैप का जो माटो जो इस वक्त हमें ऊपर से जो हमारी गवर्नमेंट ने और CEO साहब ने जो साहब मिल के दिया है वो कि ट्रांसपेरेंट रैप, फ्री फ्रॉम करप्शन, हमने इंशाल्लाह इसके ऊपर नहीं, बट कोई SOPs आपने बना लिए हैं, कोई टाइमलाइंस बना लिए हैं कि भाई इतनी देर में हमने एक दरखास्त प्रोसेस कर देनी है? जी इस वक्त जो है वो सारे डिवीजन्स ने अपने SOPs बना ली हैं। वो SOPs बनाने इसलिए ज़रूरी हैं कि हम WHO का एक लेवल हायर ऊपर जाना चाह रहे हैं, एक स्टेप अप करना चाहते हैं नेक्स्ट लेवल पे। उसके लिए हमें SOPs चाहिए थे। वो सारे डिवीजन्स ने अपने अपने SOPs बना लिए हैं। उन SOPs में ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ कि एक एप्लीकेशन आएगी, वो पहले डेस्क ऑफिसर जो है उसको कितने दिनों में उसको क्लियर करेगा, उससे अगले ऑफिसर के पास जाएगा, वो कितने दिनों में करेगा, और फिर बोर्ड के पास जाएगा, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके बाद लेटर कितनी देर में इशू होगा। अभी जो कीमतें बढ़ गई हैं, अगर वो भी किसी को वारा नहीं खाती तो वो कैसे बढ़वा सकता है कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी? मेरा तो ख्याल है कि ये जो रूम दिया है वो सबको इस पर गुजारा करना चाहिए और इसी में कोशिश करनी चाहिए कि देखें हम, ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है जब करते हैं। ये सर सियासी फैसला भी होता है, कोई इसमें सियासत भी आती है? आई डोंट थिंक सो। देखें ये मुश्किल फ़ैसला, मैं सियासी तो नहीं कहता, ये मुश्किल फ़ैसला है। बट उसका ये उसमें सियासी एक वैल्यूएट नहीं किया जाता एंगल कि भाई इम्पैक्ट अवाम पे आएगा, लोग शोर मचाएंगे। अब आज सुर्खियां लगी हुई हैं सारी इस चीज़ के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट कंसिडर नहीं करती। ऑन द अदर हैंड देखें कि जी वो ज़्यादा मुश्किल मरहला है जब मेडिसिन अवेलेबल ना हो, लोग उससे मर जाएँ। ये सारी चीज़ें देखें वे करने कितने साल के बाद दवाइयों की कीमतें बढ़ी हैं सर? ये तो बड़े अरसे बाद, ये तो बड़े अरसे बाद बढ़ी हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं याद पड़ता पिछले काफ़ी अरसे से कोई प्राइस इंक्रीज़ हुई है। तो ये इकट्ठी मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी ज्यादती नहीं है सर? आप देखें ये जैसे पहले आपने कहा कि जी हमारे अवाम के ऊपर बोझ ना, बाइंग पावर कम है, ये सारे बेरोजगारी भी तो नहीं ना क्रिएट करनी सर कि फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी उसके बाद। जी ये सिचुएशन को बिल्कुल वे करके चलते हैं, हम बिल्कुल एज पे खड़े होते हैं। ये कतन नहीं है कि जी हम जब देखते हैं पॉलिसी साज जो हैं वो देखते हैं कि जी इस वक्त फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है तो उनको रूम देना ज़रूरी होता है। दूसरी तरफ आवाम को भी देखा जाता है। देखें पिछले काफ़ी अरसे से कोई मेडिकेशन की प्राइसेस नहीं बढ़ी थी। अब एक पानी जो है आप देखें, नेस्ले का बॉटल देखें वो इतनी महंगी हो गई, और ग्लूकोज बॉटल जो है वो जो IV लगनी है वो भी तकरीबन उसके आसपास मिल रही है। तो सर इसको इंडेक्स क्यों नहीं कर दिया जाता किसी ऐसी चीज़ के साथ जो फ्लक्चुएट डॉलर के रेट के साथ हो गया, या किसी CPI के साथ ऑलरेडी इंडेक्स्ड है। नहीं, बट डिस्पाइट द फैक्ट कि उसमें तो मूवमेंट्स होती रही हैं, इसमें मूवमेंट कोई नहीं हुई। जी वो उस मूवमेंट के बावजूद देखें हमारे लिए मुश्किलात थी कि जी हम रोकते रहे, लेकिन जब ये सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई कि जी बिल्कुल वो जो मार्केट से अवेलेबिलिटी का मसला आना शुरू हो गया और हमें बिल्कुल वाज़े मतलब प्रूफ्स आ गए कि जी चाइना में इंडस्ट्री बंद हो गई है आधी से ज़्यादा, या उसमें वो रॉ मटेरियल्स के मसाइल पैदा होने शुरू हो गए हैं, तो उसके बाद ये डिसीजन लेना पड़ा। शॉर्टेज को पूरा करने के लिए ड्रैप इंटरवीन नहीं कर सकता सर? जी करते हैं जी बिल्कुल। नहीं, वो आपका दवाइयाँ लेके मार्केट में रिलीज कर देते हैं कि आप सब्सिडाइज कर देते हैं इनको? एक कंडीशन होती है रजिस्ट्रेशन लेटर की कि जी जो बंदे को हम रजिस्ट्रेशन लेटर दे रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेडिकेशन को अवेलेबल करे इन द मार्केट। अगर वो नहीं करता फिर हम प्यूनिटिव एक्शन लेते हैं, उनकी हम रजिस्ट्रेशंस को कैंसिल कर सकते हैं और फर्दर उसको मूव कर सकते हैं, मतलब अपने एपलेट बोर्ड में दूसरे बोर्ड्स में लेके जाके उनके फर्दर एक्शंस भी ले सकते हैं। बट कोई रिकवरी भी करते हैं सर फाइन्स वाइन्स लगा के सर? नहीं, अगर शॉर्टेज है तो उस पर फ़िलहाल कोई रिकवरी वाला कोई मैकेनिज्म नहीं। उसकी देखें आप कैंसिल कर देंगे मेडिकेशन रजिस्ट्रेशन और दूसरी उसको पता होगा कि यूनिट भी बंद हो सकता है, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है उसके लिए, तो वो आमतौर पे लोग ऐसा नहीं करते। दवाइयाँ इंपोर्ट भी हो रही हैं सर? जी इंपोर्ट भी होती हैं। कितनी कितनी की दवाइयाँ इंपोर्ट हो रही हैं सर? इंपोर्ट मेडिकेशंस जो हैं वो मोस्टली जो लाइफ सेविंग मेडिकेशंस हैं उसका भी ज़ाहिर है काफ़ी रेगुलेट या उनको इंस्पेक्शन उनकी मॉनिटरिंग आप कैसे करते हैं? वो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म ये है कि जो हमारे जितने भी फील्ड ऑफिसेज हैं वहाँ पे और हेड ऑफिस में एप्लीकेशंस आती हैं,
उनके पास पूरा एक डेटा होता है, पूरा वो कहाँ से बनी मेडिकेशंस, उसका बैच नंबर क्या है, उसकी टेस्टिंग एनालिसिस कैसे हुई, उस कंपनी का जीएमपी सर्टिफिकेट है कि नहीं है, वो एक पूरा एक चेक लिस्ट है, उसके मुताबिक हम चेक करते हैं वो। नहीं, बट वो डॉक्यूमेंट्स की बेस पे किया जाता है कि कोई फिजिकली भी उसको देखा जी जाता जी है? मैं बताता हूँ, वो डॉक्यूमेंट्स की बेस पे हम उसे मुल्क के अंदर आने की इजाज़त देते हैं। उसके बाद फिर हमारे इंस्पेक्टर्स फ्रीक्वेंटली उसकी सैम्पलिंग करते हैं, फ्रीक्वेंटली, और वो उसकी रिपोर्ट्स आती रहती हैं हमें। अगर किसी जगह हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, नज़र आए, तो हम उसको फौरी तौर पे उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं जी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के, वो जी डॉक्टर्स को तो बड़ी सैरें कराते हैं, आप लोगों को भी कराते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यही आपको बताना चाहता हूँ। देखें, ये ट्रैप इस वक्त बिल्कुल करप्शन फ्री ट्रांसपेरेंट मॉडल पे जा रही। हमने इन चीज़ों को मुकम्मल डिस्करेज किया है। अब हमने गिफ्टिंग का भी मैकेनिज़्म रोक दिया कि जी कोई बंदा, आप देखें, हमारे ऑफिस में आके गिफ्टिंग भी नहीं कर सकता। हमने सारी वो सिचुएशंस को ख़त्म कर दिया कि जी वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी से आप कुछ उसमें बेनिफिट्स लें। अगर आप इसको इंडिपेंडेंटली एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि ये बहुत बेहतर एक इंस्टीट्यूट है जो ड्रैप इस वक्त डेवलप हुआ आपने है। इंसुलेट कैसे किया है सर बाकी सोसाइटी की जो इल्स हैं कि चलें अभी तो नया बना है, बट हाउ विल यू इंश्योर कि आगे जाते हुए भी ये प्रॉब्लम्स ना आए? देखें, एक तो हम अपने काउंसलिंग है, अपने ऑफिसर्स की काउंसलिंग करते हैं। जो अच्छा ऑफिसर है उसको ज़्यादा चांसेस दिए जाते हैं काम करने के भी, और प्रमोशन चांसेस भी उनके ज़्यादा ब्राइट हैं। हम उन्हें इनक्रेज करते हैं। जो ऑफिसर्स काम नहीं करते उनको हम बिल्कुल बावर करवाते हैं कि जी वो पार्ट नहीं रहेंगे ट्रैप का। हमें ऐसे ऑफिसर्स चाहिए जो आगे बढ़ सकें, जो रिसेंट नए चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। हमें ऐसे ऑफिसर्स नहीं चाहिए जो ड्रैप के अंदर रह के इसको नुकसान पहुंचाए। इनका सर्विस स्ट्रक्चर, इनकी प्रमोशंस, वो इतनी देर देर नहीं होती सर? जी डीमोरलाइज्ड वर्कफोर्स से कैसे डिलीवर जी करेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रमोशंस का इशू था, लेकिन ये सीईओ साहब को मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे खुसूसी तवज्जो दी जाए ताकि लोग इस तरह डीमोरलाइज ना हों। हर ऑफिसर को टाइम के मुताबिक उसका प्रमोशन जो है ना, उसका हक है उसको। देखिए, बहुत सी अथॉरिटीज ऐसी बनाई जाती हैं वो फाइनेंशियल बर्डन बन जाती हैं सरकार पे। जी आप भी कोई बर्डन है सरकार जी के ऊपर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं। हम अपना खर्चा पूरा खुद उठा रहे हैं, और हमारे पास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह सफिशेंट जो पैसे मौजूद हैं जो अपनी रनिंग के लिए हम उसको यूज़ करते कहाँ से हैं। जनरेट कर रहे हैं? अपनी अपने ये खुद आप जितना जनरेट कर रहे जी हैं? जितने भी हम काम कर रहे हैं, लाइसेंसिंग है, रजिस्ट्रेशंस हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हैं, ये सारे फार्मेसी सर्विसेज के जितने मैटर्स हैं उनकी फ़ी है, जैसे इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडीज़ की होती है, वो फीस हम लेते हैं। सरकार से कुछ नहीं जी लिया? सरकार से असल कुछ वक्त हमारा खत्म हो रहा है, लास्ट फ्यू क्वेश्चन। ये देखिए सर, सरकार ओनरशिप ले रही है, आप कह रहे हैं इसकी? जी बिल्कुल ले रही है जी। पीएम साहब ने कब मीटिंग बुलाई ड्रैप के ऊपर कि मुझे बताएं इसको मैंने पीएम ठीक करना साहब है? बहुत ज़्यादा कंसर्न है ट्रैप के हवाले से, सेहत के हवाले से। आए और वो आपके दफ्तर सर, दफ्तर की सैर कराई आपने उनको? जी हम बड़े खुश होंगे और इनवाइट करेंगे कि वो आएँ। मिनिस्टर साहब आते रहते हैं, हम जाते रहते हैं, पीएम हाउस जाते हैं, हमारी मीटिंग्स होती हैं, बिल्कुल होती हैं। पीएम साहब बिल्कुल इस पे पॉलिटिकल ओनरशिप पूरी है इसकी? जी पूरी होना। ड्रैप आने से पहले ये सारी रेगुलेशन और ये निज़ाम कौन चला रहा था सर? जी पहले जैसे गवर्नमेंट है वो भी बिल्कुल कर रही थी। So, आपके ख्याल में कोई पैराडाइम शिफ्ट आ गया है ड्रैप के आने से इस सेक्टर में, इस रेगुलेशन में? कमिटमेंट तो बड़ी है, और बिल्कुल कमिटमेंट है विद सर्टन ऑब्जेक्टिव है कि हमने ये चीज़ें अचीव करनी है। देखें, मैं ये बिल्कुल ये कहूँगा कि हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं, हमारा मुकाबला इंटरनेशनल वर्ल्ड से है, इंडिया से है, बांग्लादेश से है, और वी आर फुली प्रिपेयर फॉर दैट। हम इंशाल्लाह नेशंस के साथ मुकाबला करना चाहते हैं, और उसमें हमारी एक्सपेक्टेशन अदारों से ये है कि जी हमें सपोर्ट किया जाए। चूँकि देखें, होता ही है कि जब हम कोई काम करना शुरू करते हैं और जहाँ हाथ डालते हैं वो कंप्लेंट्स लेके चलना शुरू हो जाते हैं। अगर वहाँ से थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आती है, वो ऑफिसर डीमोरलाइज हो जाता है। अगर हमें कॉन्फिडेंस दिया जाए तो हम देखें, ये बहुत, अगर $1 बिलियन, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो ये कॉन्फिडेंस मिल रहा है आपको इस वक्त इस डिस्पेंसेशन से? आप महसूस कर रहे हैं? मिल रहा है जी, मिल रहा है। मैं बिल्कुल, और ये मैं तवक्को करता हूँ कि ये कंटिन्यू रहेगा। देखें, हम $1 बिलियन से हम $5 बिलियन तक भी पहुँच सकते हैं सिर्फ फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। उसके लिए हमें ये कॉन्फिडेंस चाहिए और अदारों का पूरा सपोर्ट चाहिए। सर, ये ड्रैप के पास अभी तक, आखिरी सवाल सर, पिछले 6 सालों में दिखाने के लिए क्या है कि ये जो फिगर्स आप कह रहे हैं ये ड्रैप ने किए हैं, कि पहले भी हमेशा ही जाली दवाई इतनी मिलती थी
जितनी आप मिल रही है? जी, ड्रैप के पास इस वक्त दिखाने के लिए है कि जी पूरे चारों सूबों के साथ हारमोनाइज होकर नेशनल टास्क फोर्स बनी है जिसमें पूरे पाकिस्तान में रेड्स की हैं। ड्रैप जो है WHO लेवल 3 की तरफ बढ़ रही है। पिक जो आप सर्टिफिकेशन कहते हैं कि ड्रैप बढ़ रही है, कि ये आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज होती हैं वो बढ़ रही हैं, ये नहीं, सर्टिफिकेशन जो है ये ड्रैप को सर्टिफिकेशन मिलती जी है? ड्रैप को मिलेगी जी। ड्रैप बढ़ रही है, ड्रैप पिक सर्टिफिकेशन की तरफ आ रही है। ड्रैप अपनी लैब्स की एक्रीडेशन की तरफ जा रही है WHO, और नेक्स्ट ईयर में हम CDL कराची को WHO से तस्दीक करवा लेंगे, उसको एक्रीडेट करवा लेंगे। तो अब ड्रैप जो है उसने काफ़ी सफ़र तय कर लिया है इंशाल्लाह। आप ये देखें, बड़ी राइजिंग डायनामिक ड्रैप है, और ये आप देखेंगे कि हर साल इसमें तो ये डायरेक्शन चलती रहेगी सर? जी इंशाल्लाह। थैंक यू बीइंग विद अस, थैंक यू। थैंक यू।